नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा गौर। आज हम बात करेंगे कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोलबर्ग था, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1927 को ब्रॉन्क्सविल, न्यूयॉर्क में हुआ था। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए 1948 में एडमिशन लिया था। 1949 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपना डॉक्टरल वर्क कंप्लीट किया और आगे इन्होंने धीरे धीरे साइकोलॉजी के फील्ड में अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट की, कुछ रिसर्चेस की, कुछ इंटरव्यूज़ लिए और उन सभी के बेस पर उन्होंने अपना सिद्धांत, जो कि कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताया। कोलबर्ग का सिद्धांत युवा बच्चों के समूहों पर किए गए शोध और साक्षात्कार पर आधारित था। इसे हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने पियाजे की स्टोरी टेलिंग टेक्निक के बारे में लोगों को बताया और उसे आगे बढ़ाया। उनके जो रिसर्च और इंटरव्यूज़ थे, उन्होंने कुछ यंग चिल्ड्रंस के ग्रुप्स पर, समूहों पर लिए थे और उसी के बेस पर उन्होंने अपनी थ्योरी को आधारित किया। A series of moral dilemma were presented to these participants and they were also interviewed to determine the reasoning behind the judgment of each scenario. उन्होंने मोरल डायलेमा की तरह अपनी एक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी को कहा हेन्स स्टोरी। हेन्स की जो स्टोरी है वो एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जिसका नाम हेन्स था और वो यूरोप में कहीं रहता था। इन्होंने अपनी सभी थ्योरीज़ में बहुत सारी कहानियों का यूज़ किया, लेकिन उनकी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई गई और उसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। हेन्स की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। हेन्स नाम का एक व्यक्ति था जो कि यूरोप में कहीं रहता था। उसकी पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से जूझ रही थी। उसके लिए जो दवा चाहिए थी उसे खरीदने के लिए वह एक केमिस्ट के पास गया। उसी केमिस्ट ने वह दवा बनाई थी, लेकिन वह लागत से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। परिवार और दोस्तों की मदद के बाद भी हेन्स केवल आधा पैसा ही एकत्र कर पाया। उसने केमिस्ट को समझाया कि उसकी पत्नी मर रही है, वह दवा सस्ती दे दे और बाद में पैसा ले ले। केमिस्ट ने कहा कि दवा उसने बनाई है और वह उससे बहुत पैसा कमाने वाला है, इसलिए वह बिना पैसे की दवा नहीं देगा। पति भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, इसलिए रात को वह केमिस्ट के पास गया और उसने वह दवा चुरा ली। शुड द हस्बैंड हैव डन दैट? वाई डू यू थिंक सो? कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया कि उसने उस दवा को चुरा लिया। अब दवा को चुराना उसके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नैतिक रूप से वह ये मानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है और वो तब तक सही है जब तक मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं लेता हूँ। अपनी उस थ्योरी को उसने बताने के लिए, समझाने के लिए 3 अलग अलग स्तरों के भीतर नैतिक विकास के 6 चरणों की रूपरेखा दी। उसने अपने क्लासिफिकेशन में बताया कि मोरल रीजनिंग जो है वो हम 3 लेवल पे समझ सकते हैं: प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। प्री कन्वेंशनल की जो फर्स्ट स्टेज है, जिसमें हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट को रखते हैं, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। इसमें दूसरी स्टेज आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद, उपकरण और विनिमय, नैमिति अभिविन्यास। पारंपरिक, कन्वेंशनल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। नंबर 3 है पोस्ट कन्वेंशनल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अब जब हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की डिटेल में,
तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल पर हमारे पास नैतिकता का एक व्यक्तिगत कोड नहीं होता है। वयस्कों के मानकों और उनके नियमों का पालन करने या तोड़ने के परिणामों द्वारा ही नैतिकता को आकार दिया जाता है। मतलब जैसा कि हम बड़े लोगों को करते हुए देखते हैं और उनके आधार पर जो नैतिकता निश्चित कर दी गई है, हम भी उसे नैतिक मानते हैं। इसकी एज डिसाइड की गई है 4 to 10 ईयर्स। अ पर्सन इज़ मोटिवेटेड बाय ओबीडियंस टू अथॉरिटी। जो बड़े लोगों को करता हुआ उसने देखा, उन्हीं की आज्ञाकारिता के रूप में उसने प्रेरणा ली और अपने काम को आगे बढ़ाया। कॉमनली एसोसिएटेड विद यंग चिल्ड्रंस के साथ ये एसोसिएट किया गया। इन्वॉल्व्स लिटिल थॉट अबाउट मोरलिटी, जिसमें कुछ नैतिकता के सोच को डाला गया। मोरल कोड इज शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडल्ट्स एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग और ब्रेकिंग देयर रूल्स। एडल्ट्स ने जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए हैं, उन्हीं के आधार पर हमने अपनी नैतिकता को मान लिया और उसी के आधार पर हमने अपने रूल्स डिसाइड कर लिए। इसका जो स्टेज फर्स्ट है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये नैतिक विकास का सबसे पहला बहुत प्रथम स्टेज है जो कॉमनली यंग चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। ओबेइंग द रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी कि सज़ा से बचने के लिए वो सही काम करते हैं और उनके लिए सही काम करना और सज़ा से बचने में कोई अंतर नहीं है। मतलब मोरलिटी इज़ मोटिवेटेड सोलली बाय पनिशमेंट। पूरी तरह से वो पनिशमेंट से बचने के लिए नैतिकता को अपनाते हैं। दूसरी बात है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की। बच्चे इंडिविजुअली पॉइंट्स ऑफ व्यू रखते हैं, अपना एक अलग उनका सोचने समझने का तरीका है और उसी के आधार पर वो अपना कोई भी काम करते हैं। जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। उनकी अलग अलग क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके आधार पर वो कोई भी डिसीज़न लेते या देते हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज नंबर 2। Children recognize that there is not just one right view and that different individuals have different viewpoints. Focuses on individualism and different perspectives. The goal is to avoid punishment. यानी हम जितनी भी चीज़ें अभी तक देख रहे हैं, उनका चाहे अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, अलग से व्यक्तित्व हो, अलग से उनका सोच विचार हो, लेकिन उनका गोल क्या है? अवॉइड पनिशमेंट, सज़ा से बचना। मैंने कहा कि उनके लिए सही काम करना और सज़ा से बचने में कोई अंतर नहीं होता है। स्टेज 1 के लिए एग्जांपल है, आई विल कीप क्वाइट सो दैट टीचर वोंट गेट मैड एट मी। यानी कि अगर मैं चुप रहूँगा तो टीचर मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। स्टेज 2 के लिए एग्जांपल है, आई विल लेट यू कॉपी माइन इफ़ यू डू माई होमवर्क। मैं तुम्हें कॉपी करूँगा अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी सेकंड। इसके लिए एज डिसाइडेड है 10 to 13 ईयर्स। कन्वेंशनल मोरालिटी में हम पारंपरिक स्तर पर हम मूल्यवान वयस्क भूमिका मॉडल के नैतिक मानकों को आंतरिक बनाना शुरू करते हैं। उनका फोकस रहता है सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स पर, सामाजिक रीति रिवाजों पर। बिगिन टू इंटरनलाइज द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूड एडल्ट रोल मॉडल्स। बड़े लोगों को हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उनके द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड्स को मानकर अपने वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं। रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। रीजनिंग किस पर बेस्ड है? नॉर्म्स के ऊपर, जो उस ग्रुप के पर्सन्स जिससे संबंध रखते हैं। स्टेज 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ऑल्सो नोन एज गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसको हम गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं। Focused on living up to social expectations and rules, emphasis on conformity, being nice. Consider how choices influence relationships. मतलब हमारी जो choices है वो किससे निर्धारित होती हैं, किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? रिलेशनशिप्स से। एक व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं और उसके समक्ष सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर कार्रवाई का न्याय करता है। यह पारस्परिक संबंध चरण के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एक बच्चा अपना टिफ़िन एक सड़क पर बैठे भूखे बच्चे को दे देता है, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसा करने का मतलब अच्छा होता है।
emphasizes the maintenance happy interpersonal relationships and pleasing others, a need to avoid rejection, deflection or disapproval from others। मतलब हम जो अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं उसका रीज़न क्या है, हमारी आवश्यकता। और हमारी आवश्यकता क्या है, अ नीड टू अवॉइड रिजेक्शन से बचना, डिसअफेक्शन कि कोई भी हमसे दूर ना हो जाए, हमसे वो हमेशा हमें उसके साथ अफेक्शन रहे, और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स, कोई भी हमें डिसअप्रूव ना कर दे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। Maintaining social order. Consider society as a whole when making judgments. Focus is on maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respecting authority. हम लोग लॉ और ऑर्डर को मानते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य मानकर अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। इस लेवल में अधिकारियों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, कर्तव्य पालन करना शामिल है। उदाहरण के लिए एक अधिकारी मेज के नीचे से दिए जा रहे पैसे लेने से इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि ये गलत है और अपने कार्य को पूरा करना उसका कर्तव्य है। तो जब हमें पता है कि हमारा क्या कर्तव्य है और हमें उसे पूरा करना है, तो हम ये अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हमें अपने जो लॉ और ऑर्डर हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। becomes aware of the wider rules of society to avoid guilt। मतलब गिल्ट से बचने के लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं। a need to not be criticized by a true authority figure। हमने जिसे एक सच्ची अथॉरिटी माना है, हमने हमारे माइंड में जो एक फिगर बना हुआ है, वो हमें कहीं भी क्रिटिसाइज़ ना करे, उस क्रिटिसाइजेशन से बचने के लिए हम लोग रूल को फॉलो करते हैं। प्लीज़ individuals to maintaining social order by following social norms, customs and laws। और अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व को खुश रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व से जुड़े हुए लोगों को खुश रखने के लिए हम लोग सोशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो सोशल नॉर्म्स जो समाज में बने हुए हैं, जो कस्टम्स, जो रीति रिवाज, जो लॉज, जो नियम बने हुए हैं, हम उनको फॉलो करने का काम करते हैं। आई विल बाय दैट ड्रेस सो दैट माई फ्रेंड्स विल लाइक मी। कि मैं कोई भी कपड़ा इसलिए ख़रीदूँगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इससे मुझे पसंद करेंगे। मतलब ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। यू शुड नॉट कट द क्लास बिकॉज इट्स अगेंस्ट स्कूल रूल्स। और सोशल ऑर्डर में क्या हुआ कि हम कभी भी अपनी क्लास को बंक नहीं करेंगे या बीच में छोड़ कर नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है। लास्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब कि उत्तर। हमने कहा कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क का यह स्तर अधिकांश लोगों को मिलता है। लिए गए व्यक्तिगत निर्णय स्वचयनित सिद्धांतों, सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स पर आधारित है, और नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय पर आधारित है। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। पारस्परिक लाभ, पारस्परिकता, नैतिक रूप से सही और कानूनी रूप से अधिकार हमेशा समान नहीं होते। उपयोगितावादी नियम जो सभी के लिए जीवन को बेहतर बनाते हैं। अकाउंट द डिफरिंग वैल्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स टू अदर पीपल। लॉज आर इम्पॉर्टेंट बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड्स। मतलब रूल्स जो हम लोग ने नियम बनाए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन समाज के जो जितने भी रहने वाले मेंबर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो उस पर एग्री करने चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। becomes aware there are times when they will work against rules or the interest of particular individuals. Emphasis on the social contract and the maintenance of individual rights। अपने अपने अधिकारों को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना किस पर डिपेंड करता है? एम्फेसिस ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज से जुड़े हुए लोगों के ऊपर। इस चरण में व्यक्ति कार्यवाही की नैतिकता पर निर्णय के साथ आने से पहले विभिन्न लोगों के विभिन्न विचारों और मूल्यों को देखता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। Reasoning is based on universal ethical principles and abstract reasoning. Follow these internalized principles of justice even if it
against the law. Moral judgment is motivated by one's own conscience. कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने कुछ रीज़न होते हैं जिस पर वो जस्टिस करता है। जब कोई व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नैतिक सिद्धांतों पर विचार करता है, निर्णय सही भी हो सकता है, नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति न्याय के अपने सिद्धांतों से जुड़ा हुआ होता है। उसे ये लगता है कि मैं जो सोचकर डिसीज़न दे रहा हूँ वही सही है, और जब तक हम ये मानते हैं तब तक कोई भी व्यक्ति हमारी नैतिकता को गलत नहीं ठहरा सकता। People have developed their own set of moral guidelines which may or may not fit the law. Search for universal principles. It is her own decision, we should just respect that. स्टेज 5 का एग्ज़ाम्पल है इट इज़ हर ओन डिसीज़न। वो उसका अपना डिसीज़न हो सकता है और हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टेज 6 का एग्ज़ाम्पल है इफ़ अबॉर्शन बिकम लीगल इन आवर कंट्री आई विल बी वन ऑफ द पीपल हु विल बी अगेंस्ट इट बिकॉज इट्स अगेंस्ट गॉड्स लॉ। कि अगर अबॉर्शन को हमारी कंट्री में लीगल कर दिया जाए तो मैं वो व्यक्ति होऊंगा जो इसका विरोध करूँगा। क्यों? क्योंकि ये गॉड्स लॉ के खिलाफ़ है। भगवान ने जो नियम बनाया है ये उसके खिलाफ़ है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग ने जितने भी नैतिक सिद्धांत दिए उसने ये तो कह दिया कि लोगों ने जितनी भी बातें की हैं वो सब अपनी नैतिकता पर आधारित हैं, लेकिन हर व्यक्ति के सिद्धांतों की आलोचना होती है। तो कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का भी क्रिटिसाइज़ किया गया। कोलबर्ग ने नैतिकता के विचारों या सिद्धांत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसे संक्षेप में पियाजे ने वर्णित किया था। मतलब पियाजे ने जो सिद्धांत बनाए थे, जो डेवलपमेंट थ्योरी डिसाइड की थी, ये भी उसी को आगे बढ़ाया गया था। कोलबर्ग ने दुविधा प्रयोग से मदद ली और वह यह भी दिलचस्पी थी इंटरेस्ट टू नो कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी कार्रवाई को सही ठहराता है यदि उसे समान नैतिक दुविधा में रखा जाता है। हमने बात की हेंज दुविधा की कि वहाँ पर हेंज ने जो काम किया, क्या आप और मैं होते तो भी वही काम करते? तो हर व्यक्ति की नैतिक दुविधा अलग होती है और उसका डिसीज़न भी अलग होता है। यह भी आलोचना की गई कि लोग अक्सर अपने नैतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण असंगतता प्रदर्शित करते हैं, कि नैतिकता के नाम पर हम लोग अलग अलग तरह के डिसीज़न लेते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी पक्षपाती है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग जिस तरह के कल्चर में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, उसी तरह के लोगों के ऊपर हमारा डिसीज़न जो है वो डिपेंड करता है। तो ये हुआ हमारा कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी।